जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है इंडियन का फेडरलिज्म। कि इंडिया में अब जो एक्चुअली इंडिया में अब क्या फेडरलिज्म आ रहा है या फिर अगेन वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है इंडिया, उसको हम ढंग से क्लियर करेंगे। हमें देखेंगे कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, जीएसटी में क्या इश्यूज़ हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है वो थोड़ी क्या चीज़ होती है, और रीजनल पार्टीज़ कितना ज़्यादा इस समय प्रेशर में है, वो सब कुछ हम पार्टी सब कुछ देखेंगे। पर सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये फेडरलिज्म एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है ना। फेडरलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी भी पावर दी है ना, जैसे कि कोई पॉलिसी बनाने का, कोई ऑर्डिनेंस बनाने का, और कोई भी टैक्सेस वगैरह लगाने का, ये जितनी भी पावर होती है, क्या ये पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी या स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी होगी। तो इंडिया में कहा गया है कि इंडिया जो है ना वो फेडरल स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। कैसे करेगा कि यहाँ जो पावर होगी वो सेंटर के बीच में बटेगी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटेगी। बात समझ में आ गई सर। इसलिए तो हम स्टेट भी बहुत सारी पॉलिसी चलाती है ना, बिल्कुल चलाती है। जैसे कि स्टेट का खुद का एक टैक्स सिस्टम होता है, जैसे कि राजस्थान का खुद का एक बजट आता है और सेंटर का खुद का एक अलग अलग बजट आता है, मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। पर क्या फेडरलिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। तो अगर लिखा हुआ नहीं तो हमें कैसे कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं सेवन्थ शेड्यूल की वजह से। सेवन्थ शेड्यूल एक बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया में जितनी भी पावर्स होगी ना, किसी पे भी कानून बनने पे जितनी भी पावर होगी वो हमारे सेंटर के पास में डिवाइड होगी, स्टेट के पास डिवाइड होगी, और कुछ कॉन्करेंट होगी। मतलब कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे सेंटर भी कानून बना सकती है, स्टेट भी कानून बना सकती है। ये बात हमें समझ में आ गई। मतलब कि वो सेवन्थ शेड्यूल है जिससे पता लग रहा है कि भारत के अंदर फेडरलिज्म है। लेकिन क्या फेडरलिज्म नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। तो क्या लिखा हुआ है, यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। बात समझ में आ गई। ठीक है सर, सारी चीज़ समझ में आ गई। तो मतलब कि फेडरलिज्म में क्या होगा कि पावर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में बट जाएगी। ठीक है। तो हमें चेक करने के लिए, जैसे कि दुनिया को चेक करना है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर होता है नहीं होता, तो कैसे चेक करते हैं, तीन चीज़ों से चेक करते हैं। पहली चीज़ होती है कि वहाँ पे दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि सेंटर वाली और स्टेट वाली। सही बात है। और क्या होना चाहिए वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए कि सेंटर किस पे कानून बनाएगी और स्टेट किस पे कानून बनाएगी। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है क्या, बिल्कुल है, सेवन्थ शेड्यूल में। और क्या होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि वहाँ फेडरलिज्म है। लेकिन इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में क्लियरली फेडरल नहीं लिखा हुआ। लेकिन हाँ, जो मेन चीज़ होती है ना कि पावर डिवाइड होनी चाहिए, वो चीज़ लिखी हुई, लेकिन क्लियरली शब्द हमने नहीं लिखा। ठीक है, बात सारी समझ में आ गई सर। आज फेडरल हमें सब कुछ समझ में आ गया यहाँ पे, बात समझ में आ गई। लेकिन सर दो वर्ड आते हैं वो कभी कभी मेरा माथा चकरा देते हैं। एक को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक आता है कम्पिटेटिव फेडरलिज्म। सर ये क्या बीमारी होती है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि कोऑपरेशन चलना पड़ता है, साथ मिलकर चलना है। किनको साथ मिलकर चलना है? सेंटर को और स्टेट को। अगर ये साथ मिलकर पॉलिसी बनाते हैं, साथ मिलकर कोई स्कीम बनाते हैं ना, तो मतलब भारत में क्या कहेंगे, भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मतलब कि सेंटर और स्टेट के अंदर में किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का तनाव नहीं, भारत अच्छा चल रहा है। तो सर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है बिटवीन द स्टेट्स, जैसे कि राजस्थान और यूपी के बीच में ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रही है। कैसे कंपटीशन है? क्या पिटाई कर रहे हैं? नहीं। राजस्थान कहता है कि हम बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे ताकि जो विदेशी कंपनियां ना हमारे हमारे स्टेट में आके इन्वेस्टमेंट करें। यूपी कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम और ज़्यादा अच्छी पॉलिसी लेके आएंगे। हम क्या करेंगे कि लैंड की जो टैक्सेस है वो कम कर देंगे, हम पुलिस राज खत्म कर देंगे, हम लाइसेंस सब कुछ खत्म कर देंगे। तो मतलब पॉलिसी अच्छी अच्छी बना करके क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच कंपटीशन करें ताकि इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। अगर ये पॉलिसी अच्छी बनाते हैं तो बाहर की जो कंपनियां हैं ना, जैसे गूगल हो गई है, इंस्टाग्राम हो गई ना, उनको फ़ायदा होगा। वो तो कहेंगे नहीं यार, राजस्थान में चलते हैं, यहाँ पे अच्छी पॉलिसी। मतलब कि इनके कंपटीशन से विदेश से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। समझ में आ गया। तो कोऑपरेटिव किसके बीच में होता है? सेंटर और स्टेट के। कंपटीशन किसके बीच में होगा? स्टेट, बिटवीन द स्टेट्स, जैसे कि राजस्थान यूपी, जैसे कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना। सर आज सारी खेल हमें समझ में आ गया। ठीक है, समझ फेडरलिज्म समझ में आया कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, पावर डिवीजन हो किसमें, सेंटर और स्टेट्स में। सही। लेकिन सर हमने तो सेपरेशन ऑफ पावर भी सुना था कि पावर सेपरेट हो, वो सुना था हमने लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और हमारे जुडिशरी के अंदर में। बात समझना कि सर वहाँ पे पावर सेपरेट है, अलग अलग पावर है कि भाई लेजिस्लेटिव ने कभी भी जुडिशरी के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा, वो सेपरेशन करना है, अलग अलग कमरों में पावर है। लेकिन यहाँ पे क्या, वो डिवीजन ऑफ पावर है। बात समझ में आ गई सर। फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर में अलग अलग होती है। बात समझ में
अब हम बात करते हैं कि इंडिया में अब क्या हो रहा है ना, एक नई तरह की पॉलिटिक्स हो रही है कि जो सिंगल पार्टी है ना, उसे बहुत ज़्यादा सीटें मिलने लगी है। हमारे यहाँ पे पहले हमने देखा बीजेपी को 303 सीटें मिल गई। जीतने के लिए कितनी जीती? 272 जीती। बीजेपी को मिल गई थी इतनी सीटें, तो बीजेपी को, एनडीए को तो और ज़्यादा मिली थी। बीजेपी को इकलौती को 303 मिल गई थी। मतलब कि अगर बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस नहीं होती ना, तो भी बीजेपी आराम से गवर्नमेंट बना लेती। अगर ये आराम से गवर्नमेंट बना लेती तो सोच के बताओ, क्या ये दूसरी जो एनडीए में दूसरी जो पार्टी ना, उनकी कोई बात को सुनती? क्या ये नहीं सुनती? ये तो कहते कि हम अकेले राजा हैं, हमने अकेले नहीं सरकार बना ली, तो हम किसकी क्यों सुने? क्या ये किसी स्टेट की, साउथ के स्टेट की या कोई भी इनके अपोजिशन वाले स्टेट्स उनकी बात को सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी। ये तो क्योंकि हमने तो सरकार बना ली सेंटर में, हमारा मन होगा जो करेंगे। इसका मतलब कि अब इंडिया में क्या हो रहा है कि जो ये बहुत ज़्यादा सीटें मिलकर के एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो उभर रही है ना, उससे क्या हमारा फेडरलिज्म खतरे में आ रहा है? बिल्कुल खतरे में आ रहा है। फेडरलिज्म मतलब कि क्या सेंटर और स्टेट में जो पावर्स है वो इक्वली डिवाइड हो रही है? क्या बिल्कुल नहीं हो रही है। सेंटर अपनी मनमानी कर रहा है। सेंटर कह रहा है मेरे अकेलों के पास 303 सीटें, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो 272 चाहिए थी, मेरे पास अकेले के पास 303 आ गई। मतलब कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से ही फेडरलिज्म खतरे में इंडिया में आ रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। बेसिक आइडिया देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जानबूझ के पढ़ाया इतना ताकि फेडरलिज्म समझ में आए। फेडरलिज्म की चीज़ समझ में आए कि ये दो चीज़ समझ के बनता है, दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर, सब कुछ आपको समझ में आए। कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव भी समझ में आ गया। बेसिक आइडिया क्या है कि आज इंडिया में क्या हो रहा है कि बहुत सारे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है। मतलब कि अगर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होंगे ना जिनमें कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होगी, जैसे तमिलनाडु वगैरह में कोई अलग ही पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ये अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है। ये क्या बोलते हैं कि सेंटर आज है ना, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करता है। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे कि फाइनेंशियल कमीशन होता है ना, फाइनेंशियल कमीशन कहता है कि सेंटर के पास जितना भी पैसा आएगा, जैसे 15 फाइनेंशियल कमीशन आने वाला है, अभी सॉरी आ चुका था और अब 16 आने वाला है। तो 15 फाइनेंशियल कमीशन ने कहा कि सेंटर के पास जितना भी पैसा आता है ना टैक्स में, उसका ये अगेन 41% है ना, ये स्टेट्स को देगा। तो ये 41% में है ना दखल अंदाजी करता है सेंटर। ये क्या कहता है कि 41% तो देना है स्टेट्स में, लेकिन मैं ना यूपी में, बिहार में और ऐसे स्टेट्स में जो कि मेरे साथ वाले हैं उनको मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, और ओपोजिशन वाले जो स्टेट्स हैं ना उनको कम पैसा दूंगा। ओपोजिशन क्या कह रहा है कि पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगा है, स्कीम के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगा है। सही बात है, हमने कल आर्टिकल पढ़ा था मेट्रो पॉलिसी वाला, उसमें है ना, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि हमें कोयम्बटूर और मदुरई में मेट्रो लगानी है, लेकिन सेंटर ने मना कर दिया कि आप नहीं बना सकते। ऐसा मना क्यों किया? क्योंकि है ना, तमिलनाडु में अपोजिशन की पार्टी, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको मेट्रो बनाने ही नहीं देंगे। तो ठीक है, मतलब कि स्कीम के डिज़ाइन में भी बहुत कंट्रोल कर रही है और डिसीजन मेकिंग में भी स्टेट्स को अब कम सुनती है। सही बात है। इसके अकेले के पास इतने सारे नंबर आ गए हैं सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए कि स्टेट्स को सुनती ही नहीं कि चलो मुझे तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर तुम रोते रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो नंबर है अच्छे खासे। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि क्या एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पार्टी सरकार बनती है सेंटर में, उससे क्या फेडरलिज्म कमज़ोर होता है? क्या बिल्कुल होता है। हम देख भी रहे हैं इस चीज़ को। हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पास्ट से और प्रेजेंट से। पास्ट मतलब कि 1990 से अगर 2014 तक की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी एक कोलिजन का ईरा था। मतलब कि गवर्नमेंट जो है ना, वो कई सारी पार्टियाँ मिलकर के बनाती थी, क्योंकि किसी के पास भी, सॉरी क्या हो रहा है आज, किसी के पास भी 272 सीट्स लोकसभा में आती ही नहीं थी। अगर आएगी ही नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे कांग्रेस मिल गई और दूसरी पार्टी मिल गई, ये 4-5 पार्टी ने मिल करके फिर जाके सरकार बने। समझ में आया? अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी, इनके पास 200 से ज़्यादा सीटें थी, तो अगर ये 72 सीटें लेके आने के लिए इनको बहुत सारी पार्टी से मिलना पड़ेगा कि 2-3 आप दे दो, 2-3 आप दे दो। तो सारी की सारी पार्टी होती ना, मिल करके काम करती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस ने अलायंस किया था लालू प्रसाद यादव के साथ में। तो लालू प्रसाद यादव बिहार के उस समय सीएम थे, लेकिन इन्होंने लोकसभा में भी, इनके कुछ मेंबर एमपी थे। बिल्कुल सही बात है भाई, इन्होंने स्टेट असेंबली तो जीती थी, लेकिन कुछ वाले मेंबर तो इनके लोकसभा में भी जीते होंगे ना। बिल्कुल जीते थे। तो कांग्रेस ने कहा कि लालू जी आप ऐसा करो कि आपके लोकसभा वाले मेंबर हमें दे दो ताकि हम पार्टी बनाएं। ये हम बात करें 2014 तक, 1990 से। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। तो कांग्रेस के साथ में लालू प्रसाद यादव के कुछ एमपी चले गए।
अब सोच के देखो, लालू प्रसाद यादव कहेंगे कि आप जब है ना सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाओगे ना कांग्रेस, तब आप है ना हमें फेवर करना, हमारी बात को भी सुनोगे आप ऐसा नहीं होगी कि आप पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अपने मन से कर दोगे, ऐसा नहीं करोगे, आप हमारी बात को सुनोगे और हमारे स्टेट्स को भी आप साथ लेके चलोगे। तो सेंटर की यहाँ पर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कांग्रेस की यहाँ पर जिम्मेदारी होती थी कि वो स्टेट्स की बात को सुने। मेरी बात समझ में? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर किसी को 273 सीट मिल जाती, तो ये तो कहती ना कि कोई मत आओ, मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले सरकार बना लूँगा। तो क्या स्टेट की बात को सुनता ही नहीं? सुनता। किसी अपोजिशन वाले की बात सुनता? उनको तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। ये अपनी खुद की स्टेट्स की नहीं सुनता, तो अपोजिशन को क्या ही सुनता ही? सही बात है। तो जब 1990s में 2014 का कोलिशन वाला एरा था ना, उस समय पे किसी को भी 200 से प्लस सीट ही नहीं मिली, और जीतने के लिए 272 सीट चाहिए होती। तो सेंटर में क्या हुआ, बाद में कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी, मिली जुली सरकार बनने लगी कि कांग्रेस भी है, लालू प्रसाद यादव भी है, और बहुत सारी पार्टी अलग अलग बन के आई। रीजनल पावर जो पार्टी थी उनकी उनकी वो पावरफुल बनी। सही बात है भाई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस को कि हाँ, अगर आपको सरकार बनानी है ना, तो मेरे मेंबर्स लो, सरकार बनाओ, लेकिन मेरी बात को भी सुनोगे। मतलब जो रीजनल पार्टी थी वो भी पावरफुल बनी। मतलब सेंटर को स्टेट की बात सुननी ही पड़ती थी। सही बात है। इसलिए हम कहते हैं कि उस समय जो फेडरलिज्म था ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि उस समय अच्छे खासे डायलॉग थे। मतलब कि सेंटर और स्टेट्स डायलॉग कर सकते, आपस में बात करते थे, अच्छे खासे नेगोशिएशंस करते थे। इससे स्टेट्स का जो दिखाई देता है कि इंडिया में स्टेट्स के पास में पावर है, मतलब कि यहाँ पे एक ट्रू फेडरलिज्म दिखाई देता था। बात समझ में? लेकिन जब 2014 आया ना, तब एक सिंगल पार्टी उभर के पैदा हुई जिसके पास में हमेशा 272 सीटें से ज़्यादा ही सीटें थी। एक बार क्या हुआ 2014 में, बीजेपी को इकलो दिख गई। एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। एक बार उनको कितनी सीटें मिली? 282 सीटें मिली। तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं भाई, हमें तो 272 सीट चाहिए थी, हमारे खुद के पास 282 सीटें। तो हम ना तो अपनी खुद के अलायंस की बात सुनेंगे, ना हम अपोजिशन की बात सुनेंगे, हमें किससे लेने देना नहीं। हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे। अगली बार के बाद 303 सीटें मिली इस, और कितनी चाहिए थी? 272। अगेन उन्होंने कहा कि हमारी मन मर्जी करेंगे। अब क्या हुआ ना कि अब इनको 240 सीटें मिली है, मतलब कि अब इनको 32 सीटें उधार लेनी पड़ी। तो क्या हो रहा है ना कि अब जाकर ये दो स्टेट्स की बात सुनती है, बिहार की और एक तमिलनाडु वाली की। I'm सॉरी, तमिलनाडु नहीं था, वो तेलंगाना था। सॉरी, तेलंगाना की बात को सुनती है बीजेपी गवर्नमेंट, अदरवाइज किसकी बात को नहीं सुनती। क्यों सुन रही है इन बातों को? क्योंकि इनको सीटें चाहिए। ये सीटें चाहिए है ना, इसीलिए हमारे यहाँ पे अगेन थोड़ा बहुत फेडरलिज्म दिखने लगा है। अदरवाइज इस समय तो फेडरलिज्म दिखता ही नहीं था। सेंटर ने कह दिया और बस बात खत्म। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूप पावर है। समझ में ही नहीं चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ। इसलिए क्या हुआ 2014 के बाद में एक सिंगल पार्टी उभरी जिसके पास बहुत ज़्यादा सीटें थी, तो हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म बहुत वीक हो गया था। फेडरलिज्म मतलब कि सेंटर ने स्टेट्स की बात को सुनना ही बंद कर दिया। जो पावर, डिवीजन ऑफ पावर था ना, वो एक तरह से खत्म होने लगा। सेंटर सारी चीज़ों में खुद की मनमानी करने लगा। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे टॉप डाउन हो गई। सही बात है, सेंटर ने सारे के सारे डिसीजन लेना स्टार्ट किया, स्टेट्स की बात को सुनना बंद कर दिया। इवन खुद के रूल स्टेट्स की बात को भी सुनना बंद कर दिया था। ऑपोजिशन तो बहुत दूर की बात है। सेंटर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था। स्टेट्स की जो बार्गेनिंग पावर थी बहुत कम हो गई। भाई वो अगर स्टेट्स अगर कुछ भी नाटक करेगी तो करते रहो, कितने भी नेगोशिएशंस करो, करते रहो, सेंटर सुनेगी नहीं। क्यों? इनके पास खुद के पास ही 303 सीटें, तो क्या ज़रूरत है इनको सुनने की? किसी किसी को नहीं सुनती थी। स्टेट्स की बार्गेनिंग पावर बिल्कुल कम हो गई। रीजनल पार्टीज़ का फेडरल लोड कम हो गया था। बिल्कुल सही बात है। रीजनल पार्टी की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उस समय पे। ये तो अब 240 सीटें आने के बाद में अगेन हमें फेडरलिज्म दिखने लगा है। मतलब कि इंडिया में अगर सिंगल पार्टी जीतती है तो हमारा फेडरलिज्म खत्म हो जाता है। वो सारी की सारी पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है, कि सारी पावर अपने पास रखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही सिंगल पार्टी नहीं जीतती है, सिंगल पार्टी के पास पावर कम आती है और कोalition बनता है ना, तो हमें एक वापस ट्रू फेडरलिज्म दिखाई देता है। ठीक है, बात समझ में? मतलब कि पहले क्या होता था, पहले मतलब 1990 से 2014 तक क्या होता था कि साथ बैठ करके डिसाइड होती थी सारी की सारी रूलिंग्स वगैरह। लेकिन अब क्या होता है, सेंटर डिसाइड करता है, स्टेट्स फॉलो करते हैं। सेंटर डिसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके पास में नंबर ज़्यादा है। बात समझ में आए? मतलब कि ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आए? अच्छा, हम लोकसभा की यहाँ पे सीटें देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें ढंग से समझ में आ जाए। लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं भाई? 545 सीटें थी। तो उसमें से 2 सीटें कौन सी नॉमिनेटेड वाली थी, जो कि एंग्लो इंडियन के लिए मिलती थी, और 543 सीटें इलेक्टेड वाली, जिसमें हम वोटिंग देके जिताते थे। सही बात है। लेकिन क्या हुआ ना, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने इन 2 सीटों को हटा दिया। तो अब कितनी सीटें बची? 543 सीटें बची। 543 सीटें बची, तो हमें जीतने के लिए कितनी चाहिए होती है? 272 सीटें चाहिए मेजोरिटी के लिए। जिसके पास 272 का नंबर आ गया, वो एक मैजिक नंबर होता है, वो सेंटर में अपनी पावर अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। ठीक है, इसलिए मैं 272 कह रहा हूँ इतनी देर से। जीएसटी का इशू देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हार्ट है हम एक फिस्कल फेडरलिज्म का। मतलब कि पावर का डिवीजन हो रहा है, पर किसमें? पैसों में।
फिस्कल, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फिस्कल, फिस्कल, एक होता है मॉनिटरी। ये दोनों ही चीज़ें पैसों से रिलेटेड होती हैं, पैसों से। पर फिस्कल जब वर्ड आएगा ना तब गवर्नमेंट की बात करेंगे, जब मॉनेटरी वर्ड आएगा तब आरबीआई की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात करी, फिस्कल की बात करी मतलब पैसे की बात करी होगी, और पैसा फिस्कल है मतलब गवर्नमेंट की बात करी होगी, और फेडरलिज्म मतलब कि डिवीजन की बात हो रही होगी, मतलब कि पैसों को डिवाइड करना है सेंटर और स्टेट्स के अंदर में। जीएसटी में क्या हुआ था ना कि जीएसटी काउंसिल बनी, जीएसटी काउंसिल बनी। जीएसटी काउंसिल ने कहा कि हम जितना भी जीएसटी वगैरह जितने भी जीएसटी की रूलिंग्स वगैरह होगी ना वो हम कैसे करेंगे, मतलब किस आइटम पे जीएसटी लगाना है, किस आइटम में जीएसटी बढ़ाना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे सेंटर और स्टेट्स मिलकर के डिसाइड करेंगे। इसको कैसे करेंगे, सेंटर के पास कितनी वोटिंग पावर होगी 1/3 मतलब 33.33%, और स्टेट के पास कितनी पावर होगी 2/3 मतलब 66.666%, और मिलकर के 100% बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। मतलब 1/3 पावर किसके पास, सेंटर के पास, स्टेट के पास कितनी पावर होगी 2/3। और किसी भी जीएसटी काउंसिल में किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईपैड है, आईपैड पे अगर मुझे टैक्स कम करना, जीएसटी कम करना है ना, तो मुझे कितना परसेंट चाहिए होगा, 75% चाहिए होगा। मतलब कि इसकी और इसकी रूलिंग चाहिए होगी तब जाकर मैं किसी चीज़ पे टैक्स कम कर सकता हूँ, किस पे टैक्स बढ़ा सकता हूँ। मतलब कि दोनों की सहमति होनी पड़ेगी, सेंटर की और इसकी। लेकिन अगर सेंटर की सहमति नहीं है, क्योंकि इसकी 1/3 है मतलब 33.33% है, ठीक है ना, और सारे स्टेट्स ने मिलकर कहा कि नहीं यार आईपैड पे अपन जीएसटी कम करते, फिर भी उनके पास 66.66% ही है ना। फिर सारे स्टेट्स मिल गए कि हाँ कि हम मिल करके हम आईपैड पे टैक्स कम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कितनी पावर होगी 66.66% की, और उसको टैक्स कम करने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, 75% चाहिए। मतलब कि अगर सेंटर ने हाँ नहीं कहा ना तो किसी भी चीज़ पे इंडिया में जीएसटी कम नहीं हो सकता, जीएसटी नहीं बढ़ सकता है। मतलब कि हमें सेंटर को हमेशा हाँ कहलवाना ही पड़ेगा। तो हमें हमें समझ में आ रहा है कि सेंटर के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर हो चुकी है। सेंटर चाहेगी उस चीज़ पे टैक्सेस बढ़ेंगे जीएसटी को लेकर के, और सेंटर चाहेगी उस चीज़ पे टैक्सेस घटेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बिना तो 75% मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सारे स्टेट भी मिल गए तो भी 66.66% बन गए। मतलब कि जीएसटी काउंसिल में भी एक तरह का लफड़ा हुआ है कि अगर आपने सेंटर ने किसी चीज़ को अलाउ नहीं किया है तो उस पर जीएसटी कभी भी कम नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इनके पास 33.33% का पावर है, और किसी भी चीज़ को विन करने के लिए 75% चाहिए, और सारे स्टेट्स मिल जाएंगे तो भी वो 66.66% ही मिल पाएंगे ना। 75 चाहिए तो सेंटर को मिलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए कहते हैं कि जो जीएसटी का इशू है वो हार्ट है हमारा फिस्कल फेडरलिज्म का। लेकिन और जीएसटी का एम क्या था, टैक्स को सिंप्लीफाई करना, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देना, और सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन को बढ़ाना। कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएंगे, जीएसटी काउंसिल में। बात समझ में? और जीएसटी काउंसिल का हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट देख लिया यहाँ पे, ठीक है। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि सेंटर है ना वो जीएसटी काउंसिल में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। सही बात है, उनके पास में 33% की पावर है, ठीक है, और सारे स्टेट्स के पास में 66% की पावर है, और किसी भी आइटम का टैक्स बढ़ाने के लिए 75% चाहिए। सारे स्टेट मिल भी गए तो भी नहीं पहुंच पा रहे, तो मतलब सेंटर के पास में सबसे ज़्यादा पावर है यहाँ पे देखा जाए तो। स्टेट्स के पास में इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर बिल्कुल कम है, मैं कहूँगा ज़ीरो है। स्टेट चाहेंगे सारे स्टेट्स मिल जाए ना तो भी ये किसी भी आइटम पे जीएसटी ना बढ़ा सकते ना कम कर सकते हैं। सेंटर की हामी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। मतलब और क्या करता है सेंटर यहाँ पे, और खेल करता है कि सेंटर क्या करता है, कुछ आइटम पर सेस लगाता है और सरचार्ज लगाता है, ठीक है, और ये सेस और सरचार्ज को स्टेट के साथ में शेयर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये का कोई मान लेते कोई शर्ट आती, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कि इस पर हम 18% का टैक्स लगाएंगे। बात समझ में आ गया? 18% में भी 9% किसके पास जाएगा, मतलब कि 100 रुपये तो ये हो गया, और 18 रुपये तो 118 रुपये का वो टी शर्ट आ रही, जिसमें से भी 9% जाएगा स्टेट के पास, 9% जाएगा सेंटर के पास, 9% जाएगा स्टेट के पास। मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट क्या चालाकी करती, गवर्नमेंट कहती कि हम इस पर 10% का सेस और सरचार्ज लगाएंगे। सेस और सरचार्ज किस पे लगता है, इस 18% पे लगता है, ठीक है। तो अगर ये 18 रुपये था तो इस पर 10% का सेस और सरचार्ज और लगता है, मतलब कि 1.8 रुपये एक्स्ट्रा लगी वो। मतलब कि कितना रुपये हो जाएगा टी शर्ट का, 100 रुपीज़, तो इसका मूल 18 रुपये का जीएसटी प्लस 1.8 रुपये सेस और सरचार्ज। समझ में? सेस सरचार्ज लगता है जीएसटी के ऊपर, टैक्स पे लगता है ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट इसको तो ना स्टेट के साथ डिवाइड करती है, और ये जो इतना सेस होता है ना उसको सेंटर अपने पास ही रखती है, इसको कभी डिवाइड नहीं करती। इसलिए कहा है कि सेंटर यहाँ पर भी चालाकी करती है कि एक्स्ट्रा सेस और सरचार्ज लगाती है
रखती है और उसको स्टेट्स के साथ कभी भी शेयर नहीं करती। बात समझ में आ गई। और साउथर्न स्टेट्स क्या बोलते हैं कि हम तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। साउथ स्टेट मतलब कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तमिलनाडु में फोर्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, BMW के वहाँ पे फैक्ट्रीज है, मर्सिडीज की फैक्ट्रीज है, शायद आपको नहीं पता लेकिन वहाँ पे है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इतने बड़े बड़े ऑफिस है। तो मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता होगा। और ये सारे टैक्स कहाँ जाता है बाद में? एज ए GST के रूप में ये जाता है, कहाँ जाएगा ये? सेंटर के पास जाएगा। और सेंटर के पास जाने के बाद फाइनेंशियल कमीशन आएगा और ये कहेगा भाई कि अपना 41% बांटो। तो ये 41% किस में बांटेगा? अभी यूपी के अंदर बांटेगा, बिहार के अंदर बांटेगा, राजस्थान के अंदर बांटेगा। और ये इनको ज़्यादा देगा और अगेन तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश को इनको कम बांटेगा। क्यों कम बांटेगा? भाई सेंटर क्या कहता है कि आपके पास तो पहले ही पैसा है, ये यूपी, बिहार, राजस्थान ये गरीब देश है, तो इनको हम ज़्यादा पैसा देंगे, आपको कम पैसा देंगे। मतलब कि कमा के इन्होंने दिया अपोजिशन स्टेट्स ने, लेकिन मिलता है किसको पैसा लास्ट में? ये मिलता है रूलिंग गवर्नमेंट वाले स्टेट्स को। बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सबको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, यहाँ लिटरेसी कम है, तो इनको हेल्प करनी होगी ना, तो आप कमाओ और इनको दो। ठीक है, ऑपोजिशन क्या बोलता है कि हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पर एलोकेशन हमें कम मिलता है। सही बात है, ये बात समझ में आई ना? ये रियलिटी इंडिया की। ओवरऑल क्या कहेंगे यहाँ पे? GST ने फेडरलिज्म को इम्प्रूव भी किया है। सही बात है, GST से स्टेट के पास में पावर आई है 66% की, लेकिन स्टेट की इंडिपेंडेंस कम भी हो गई है। सही बात है, जब तक सेंटर 33% को लेके नहीं आएगा तब तक 75% कभी भी मीट नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ से सेंट्रलाइजेशन आ रहा है वो हम देखते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मैं क्या करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो आ रहा है इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन में। कैसे आ रहा है? सेंटर क्या करता है? स्कीम को अनाउंस करता है और स्टेट्स इंप्लीमेंट कर दी है। सही बात है, जैसे कि हमने मेट्रो पॉलिसी 2017 में देखा था। इसमें मेट्रो पॉलिसी में क्या होता है? स्टेट्स बताएगी सेंटर को कि हमें अपने शहर के अंदर में, जैसे तमिलनाडु ने कहा कि मुझे कोयम्बटूर और मदुरई में मेट्रो खोलनी है, मेट्रो डालनी है, तो ये मेट्रो डालने के लिए पहले सेंटर को डिटेल्ड रिपोर्ट देनी पड़ती है और फिर सेंटर हामी भरेगा तब जाके मेट्रो बनेगी, अदरवाइज मेट्रो नहीं बनेगी। ठीक है, तो स्टेट ने स्कीम बनाई और सेंटर ने तो स्कीम बनाई और स्टेट इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी स्टेट के पास में पैसा कम है। सही बात है, तो इसको ही बना ही नहीं पाएगी। इसलिए मेट्रो पॉलिसी कहती है कि हम 50-50% में पैसा देंगे। 50% देती सेंटर, 50% देती स्टेट, क्योंकि स्टेट का पैसा कम है। अगर 50% अगर सेंटर ने मना कर दिया ना, तो ये चाह कर क्यों नहीं बना पाएगी मेट्रो? क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि इनके पास पैसा कम है, इनके पास सिर्फ 50% का पैसा कम है और ये 50% सेंटर से मांगने गई थी, सेंटर ने मना कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट पूरा रुक गया। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। और रीजनल मतलब इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है। मतलब रिच स्टेट जो है, जो कि साउथ में है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह, वेस्ट में जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह, ये इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो पुअर स्टेट है, जिनको बीमारू कहते हैं, बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, MS मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी, जो बिहार बेल्ट है ना, इनके पास पॉलिटिकल नंबर है। पॉलिटिकल नंबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोकसभा की सीट्स भी ज़्यादा है। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि वो साउथ नहीं जाएंगे तो भी वो नॉर्थ से आराम से PM बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ में क्योंकि सीटें कम है, नॉर्थ में सीटें ज़्यादा है। नॉर्थ में सीटें ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। इनको बीमारू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी बहुत कम है, इसलिए इनको बीमारू बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये टेंशन फेडरलिज्म को और कॉम्प्लिकेट करती है। सही बात है, रिच स्टेट और पोर स्टेट में हमेशा फाइट चलती है। ये तो कमाते रिच स्टेट्स और बाद में ये GST चाहता है सेंट्रल के पास में, और बाद में फाइनेंशियल कमीशन कहता है 41% दो, 41% किसका जाता है? अगेन ये पोस्ट स्टेट के पास जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, सेंटर स्कीम बनाता है और स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे मेट्रो पॉलिसी। ऊपर वाला पॉइंट वापस आ गया। और इससे क्या होता है? स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी, इनकी जो पावर है वो कम हो रही है। सही बात है, सिंपल भाषा में समझें तो पैसे का रिमोट किसके पास है? सेंटर के पास है, और स्टेट्स को पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सही बात है। जैसे कि इंडिया में इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, ये पूरा का पूरा कहा जाता है, ये जाता है सेंटर के पास। ठीक है, और सेंटर बाद में 41% से फाइनेंशियल कमीशन से अगेन देता है। ये बात समझ में आ रही है ना? मतलब पैसा मैक्सिमम सेंटर के पास जाएगा और बाद में फाइनेंशियल कमीशन स्टेट्स वगैरह को देता है। बात समझ में आ गई सर? और क्या होता है कि रीजनल पार्टीज वीक क्यों है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या होता था कि रीजनल पार्टीज कोalition में सेंटर को चेक एंड बैलेंस करती थी। मतलब कि पहले 200 से ज़्यादा सीटें किसको मिलती ही नहीं थी, तो ये 72 सीटें के लिए जैसे कांग्रेस है तो उसको हर जने से अलायंस करना पड़ता था कि यार प्लीज़ हमें सीट दे दो, हमें सीट दो, हमें पार्टी बनानी। तो कांग्रेस पहले क्या करती थी, सबके साथ में अलायंस बनाने चलती थी। जैसे लालू प्रसाद यादव को कहा कि सर आप प्लीज़ हमें 10 सीट दे दो, किसी और CM को कहा होगा प्लीज़ आप हमें कुछ सीटें दे दो अपनी लोकसभा वाली, ताकि हम अपनी पार्टी बना सकें। तो इससे क्या हुआ ना कि लालू प्रसाद यादव की भी भागीदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मतलब कि जो रीजनल पार्टी, उनकी पावर यहाँ बढ़ती थी, उनकी वॉइस बनती थी।
लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि इंडिया में कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि एक पार्टी को 303 सीटें भी मिल रही है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इंडिया के अंदर में। एनडीए अलायंस रीजनल इश्यू तक लिमिटेड हो चुका है। सही बात है। एनडीए अलायंस क्या करता है ना, एनडीए अलायंस कहता है कि हमें तो सिर्फ जहाँ जैसे हम जीते हैं ना, वो पार्टी को हम ध्यान रखेंगे, बाकी का हमारा कोई लेना देना नहीं। इसलिए साउथ को हमेशा दिक्कत रहती है, क्योंकि साउथ से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि एनडीए के अलायंस हो। एनडीए मतलब बीजेपी वाली पार्टी, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बोलते हैं। तो फिर कांग्रेस वाली क्या होती है, वो होती है यूपीए होती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल लेवल पॉलिसी मेकिंग होती है, उनकी बार्गेनिंग पावर यहाँ पे कम हो जाती है। सही बात है। अपोजिशन स्टेट्स होंगे उनकी तो हालत ही ख़राब है, और रीजनल स्टेट्स वो हैं जैसे कि नॉर्थ वाले वो होंगे जो कि जिन्होंने एनडीए में अलायंस नहीं किया ना, तो उनकी भी हालत ख़राब है। तो सेंटर उनकी बात सुनता ही नहीं। लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, जो फेडरल सेंसिटिविटी है, मतलब कि स्टेट्स की बात को कम सुना जाता है, वो बहुत वीक हो चुका है। मतलब कि फेडरल सेंसिटिविटी बहुत कम हो चुकी है, स्टेट्स की बातों को अब यहाँ पे बहुत कम सुना जा रहा है। फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे, और क्या दिक्कत आने वाली, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फेडरल स्टेट्स स्ट्रेस है वो और बढ़ने वाला है, मतलब फेडरलिज्म और वीक होने वाला है। कैसे डीलिमिटेशन होने वाला है 2026 के अंदर में। अगर हमारा सेंसस आ गया तो 2026 में डीलिमिटेशन हो जाएगा। कैसे, इसका मतलब क्या होता है डीलिमिटेशन का, कि पॉपुलेशन बेस्ड सीट डिसाइड होगी यहाँ पे। सही बात है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मतलब लोकसभा की सीट्स होगी ना, वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक एमपी के ऊपर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई लोकसभा का कोई एमपी है, ठीक है ना, वो अगर 10 लाख लोगों की बात को अपने पार्लियामेंट में रखता है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो करीबन 20 लाख लोग हो चुके होंगे, तो ये कितने लोगों की बात को सेंटर में रख पाएगा, बहुत कम लोगों की बात रख पाएगा। पहले ही 10 लाख थे, अब तो 20 लाख की पॉपुलेशन हो गई, और 20 लाख पे एक एमपी जा रहा है, मतलब ये 20 लाख लोगों की आवाज़ बन के वहाँ जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर में। तो ये कितने लोगों की बात को वहाँ रख पाएगा, बहुत कम रख पाएगा। तो हम क्या करेंगे अब, इसलिए हम क्या करेंगे, एमपी के नंबर बढ़ा देंगे, ताकि ज़्यादा लोगों की बात को हम पार्लियामेंट के अंदर पहुँचा सकें। इसलिए इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन करना, मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देना, ठीक है। और ये किससे बढ़ती है, पॉपुलेशन बेस से बढ़ती है। लेकिन नॉर्थ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा सीट्स है। क्यों, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मतलब इनको सीट्स ज़्यादा मिलेगी। और साउथ स्टेट्स जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, ठीक है ना, कंट्रोल किया है, तो उन्होंने तो अच्छा किया था, लेकिन उनको सीट्स कम मिलेंगी। मतलब कि उनके अच्छे करने से उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कौन सी पेनल्टी भरनेगी, उनको लोकसभा की सीट्स कम मिलेगी, ठीक है। मतलब कि पॉलिटिकल पावर नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, और इकोनॉमिक पावर है वो साउथ में रह जाएगी। इससे फ्रिक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। इकोनॉमिक पावर साउथ में क्यों बढ़ेगी, भाई तमिलनाडु में फोर्ड मर्सिडीज जैसे बड़े बड़े शोरूम है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, सॉरी शोरूम तो पूरे इंडिया में उनकी फैक्ट्रीज है वहाँ पे। और तमिलनाडु वगैरह में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे, ओरेकल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ। मतलब कि और एक तो डीलिमिटेशन से दिक्कत आएगी, और एक वन नेशन वन इलेक्शन से भी दिक्कत हो सकती है। ये कैसे होगी, इससे ये एफिशिएंट लगता है कि अगर एक नेशन एक इलेक्शन होगा तो हमारा टाइम वगैरह काफ़ी सेव होगा, लेकिन सेंट्रलाइजेशन का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जो नेशनल नैरेटिव्स है ना, वो डोमिनेट करेंगे। अभी क्या होता है ना, जैसे कि दिल्ली का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो दिल्ली के इलेक्शन में क्या बातें होती है कि हम आपका पोल्यूशन कम कर देंगे, हम आपका यमुना को साफ़ कर देंगे, हम स्कूल की एजुकेशन वगैरह अच्छी कर देंगे। लेकिन जब दिल्ली का इलेक्शन और सेंट्रल का इलेक्शन सेम हो जाएगा ना, तब मोदी जी का फेस चलेगा, फिर ये सारी बातें छुप जाएगी। इसको कोई नहीं पूछेगा कि पॉल्यूशन कम हो रहा है, वो कहेंगे कि हमें तो सेंटर में मोदी जी चाहिए, ठीक है ना। लोगों की डिमांड रहती है। तो मतलब कि उस समय पर जो स्टेट्स के रीजनल जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे वीक हो जाएंगे, सेंटर वाले टॉपिक सारे के सारे हेवी हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई कि हाँ, कि हम अगर हम आते हैं तो हम सिक्योरिटी वगैरह को बढ़ाएंगे, बीजेपी वगैरह आती है तो वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगे। मतलब नेशनल नैरेटिव्स होंगे वो डोमिनेट करेंगे, और स्टेट लेवल की जो ऑटोनॉमी है वो पूरी डाइल्यूट हो जाएगी। मतलब ये सारे टॉपिक सारे के सारे वीक पड़ जाएंगे। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन देखते हैं यहाँ पे, अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, ठीक है ना, मतलब जैसे बीजेपी की 303 सीटें होगी, तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो बहुत वीक हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि बीजेपी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहेगी हमारे पास तो सारा नंबर है, मेरे पास तो 272 का नंबर आ चुका है, अब मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं। इंस्टीट्यूशन जैसे कि जीएसटी काउंसिल होगा, फाइनेंशियल कमीशन, ये प्रेशर में आ जाएगी। सही बात है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में इसलिए तो हमने बनाया है कि 75% पे हम किसी चीज़ का जीएसटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और सेंटर के पास कितना पावर है, 33%। सारे स्टेट्स मिल जाएंगे तो भी 66 तक ही पहुँच पाएंगे। मतलब सेंटर्स ने जब तक खाने का, तब तक किसी भी आइटम में जीएसटी ना कम हो सकती है ना बढ़ सकती है, ठीक है। ये चीज़ फाइनेंशियल कमीशन में। अपोजिशन स्टेट से उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत कम हो गई है। सही बात है, और हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि रिच स्टेट्स क्या करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, वो स्टेट्स को, वो फिर बाद में सेंटर के पास जाता है। सेंटर 41% का पैसा कहाँ देती है, पुअर स्टेट में देती है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसका फेयर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे।
ठीक है, फाइनल टेक अवे हमने क्या सीखा इससे पूरा कि फेडरलिज्म वीक हो रहा है, लेकिन आज तक वो कोलैप्स नहीं हुआ, पूरा खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। फेडरलिज्म मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर सेंट्रल स्टेट में, हाँ वो वीक हो रहा है, लेकिन आज तक खत्म तो नहीं हुआ ना भाई। तमिलनाडु में आज भी अपोजिशन की पार्टी तो है और वो काम कर भी रही है। इशू क्या है यहाँ पे, मेनली फिजिकल फेडरलिज्म का, मतलब कि पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ दिक्कत है। पैसा हो, टैक्स हो, स्कीम हो, यहाँ दिक्कत हो रही है। सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, स्टेट्स को रेवेन्यू और डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा वॉइस मिलनी चाहिए, चाहे वो जीएसटी काउंसिल में हो, चाहे वो फाइनेंशियल कमीशन में हो। सेकंड क्या होगा, सेंट्रल स्टेट है वो आपस में ट्रस्ट इंप्रूव करें, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट लेके आए। देखो स्टेट जो रूलिंग गवर्नमेंट वाले उनको दिक्कत नहीं है, अपोजिशन वालों को दिक्कत है, ठीक है। और क्या होगा, जीएसटी और फाइनेंशियल कमीशन में रिफॉर्म लेके आए। सही बात है भाई, ऐसा होना चाहिए ना 66% पे ही किसी चीज़ को हम 51% कर दें। 51% जैसे मिल जाए जीएसटी काउंसिल में, तो उस चीज़ पे जीएसटी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर अब सेंटर के पास में 33% है, स्टेट के पास में 66% है, ठीक है ना, तो अगर स्टेट्स वगैरह मिल जाए तो भी हाँ किसी भी आइटम पे वो जीएसटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया है, हमने 75% किया है। ये चीज़ गलत है यहाँ पे, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और पॉलिटिकल जो सेंट्रलाइजेशन है उसको इंस्टीट्यूशन चेक मिलना चाहिए। सही बात है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है, जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, क्या पता उनसे चेक करो आप कि हाँ सेंट्रलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। समरी देखें तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस से क्या होता है ना कि डिसीजन मेकिंग पूरा का पूरा यूनियन गवर्नमेंट ही करती है बाद में। अगर सिंगल पार्टी है, बीजेपी को 303 सीटें मिलेगी, तो सारी डिसीजन मेकिंग उन्हीं के हाथ में रहेगी और स्टेट की वॉइस होगी वो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हमारा फेडरलिज्म प्रेशर में आ जाएगा। आर्टिकल लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।